कमरे में अचानक लर्ज़ाहेज़ चीख सुनाई दी और फिर लोगों का दिल धड़कना बंद हो गया, क्योंकि कमरे में जो मंजर नमूदार हुआ था उसने मजबूत एसाब वालों को हिलाकर रख दिया था। लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई थीं। अहमद सुबह बेदाद हुआ तो घड़ी अपनी जगह 7 बजा रही थी और अपने चंगाड़ते अलार्म से उठने की नुईद दे रही थी, मगर बगैर तकलीफ के किसी चीज़ में तासर कहाँ। चनाचा अलार्म की टर्न टर्न ने आहर अहमद की करवटों का तसलसल तोड़ दिया और नींद की देवी आहिस्ता आहिस्ता आंखों से ओझल होती जा रही थी। उसने अपने लिबास पर नज़र डाली। एक पुरानी पतलून और कोट, वो इसी में रात सोता रहा। कल आज शायद उसने अपने लिबास पर कोई तवज्जो नहीं दी थी, मगर लिबास से शख्सियत ज़रूर ज़ाहिर होती है। अगर किसी पर रौब डालना है तो कुछ लिबास में होना चाहिए। 6 गज का कपड़ा एक 5 फुट के इंसान को छुपाने की कोशिश ज़रूर करता है, या इंसान की कोशिश करने में मदद करता है। वो एक खुश शक्ल नौजवान था और उसने अपने मुस्तकबिल के बारे में बहुत से ख्वाब देखे थे। सोते में जो ख्वाब देखे जाते हैं उनका तो अक्सर इंसान कोई ना कोई मतलब नहीं निकाल पाता, मगर दिन की आंखों से जागते में देखे गए सपनों का वो कोई ना कोई मतलब ज़रूर निकाल ही लेता है। वो मुलाजमत के बावजूद अपने हालात से मुतमईन नहीं था। इत्मीनान ज़िंदगी में कहाँ है, मगर दिल फिर भी सुकून चाहता है, ऐश चाहता है, आराम चाहता है, और ये ख्वाहिशात सिर्फ अपने आप से मंसूब नहीं होती। जल्द ही इनमें कोई और भी शरीक हो जाता है। जैसे उसकी बीवी नाजिया उसकी शरीक हयात बन गई थी, मगर सफ़र अभी तक किसी खुशगवार मूड की तलाश में था। नाजिया भी हुबरू थी और अहमद को उसे पसंद करने की वजह शायद यही थी। आँख हुस्न से ही मरगूब होती है, जब तक बातली आँख न खुल जाए जो जिस्म की आँख से ज़्यादा देख सकती है। उसने अपनी शेरवानी हैंगर से उतारी, जो नीले रंग के हल्के शेड की थी। हाँ, ये मुनासिब रहेगी, उसने खुद कलामी की। उसके साथ ही उसने गुसलखाने में घुसकर गुसल करने के बाद शेव बनाया। आज पानी कुछ ज़्यादा ठंडा था, शायद मौसम सर्दियों की आमद का अंदिया दे रहा था। आज उसे नहाने में बड़ा लुत्फ़ आया। उसकी कोई वजह सोच रहा था कि उसके गुसलखाने से निकलते ही नाजिया की खनकदार आवाज़ उसके कान में टकराई। इधर आओ, फ़ोन आया है तुम्हारे बॉस का। ओह अच्छा, अहमद ने चौंक कर कहा। और वो बर्तन कब आएंगे जो सादिया के घर देखे थे? तुम तो बस यूं ही वक्त बर्बाद करते हो। तुम्हारी जगह कोई और होता तो अब तक आसमान को छू चुका होता। वो नाक स्केड़ कर बोली और तीखी निगाहों से अहमद के सरापे को देखा, जिस पर नीले रंग का हल्का लिबास झिलमिल कर रहा था। अहमद को अचानक जुमले की तवक्को ना थी। वह यूं भी जज्बाती नौजवान था, इसलिए मज़ीद मुश्तिल हो गया और बोला, महारानी जी, मेरे पर नहीं कि उड़कर आसमान पर पहुंच जाऊं। 12,000 तो मेरी तनख्वाह है। इस महंगाई के ज़माने में पर लगाए भी जा सकते हैं। नाजिया का लहजा और भी तीखा हो गया। उसने नाजिया की आंखों में झांका और फिर बोला, बीबी, उड़ने की कोशिश में कहीं ज़मीन पर न गिर पड़ूं। ज़मीन से सिर्फ आसमान नज़र आता है, आसमान पर रास्ते नज़र नहीं आते। मगर मैंने कह दिया है, मुझे कदूस की शादी में जाना है और यह रद्दी कपड़े पहनकर नहीं जा सकती। नाजिया के तेवर बिगड़ते देखकर अहमद नरमी से उसके कांधों पर हाथ रखकर बोला, अच्छा मुझे फ़ोन तो सुनने दो, तुमने मुझे बिलावजह उलझा दिया। अहमद ने जल्दी से फ़ोन उठाया। अहमद, इतनी देर क्यों लगा दी है फ़ोन उठाने में? एक बहुत ज़रूरी खबर देनी है तुम्हें। वो सर, क्या बताऊँ, बस कुछ घरेलू उलझनों में पड़ गया था, आप फरमाइए। तुम्हारी प्रमोशन हो गई है, अब तुम मेरे असिस्टेंट हो। पहले वाला असिस्टेंट चला गया है। सर, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आपका किस ज़बान से शुक्रिया अदा करूं। अहमद रुक कर बोला, मगर तनख्वाह आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगी तुम्हारी, बॉस ने कहा। ओके सर, कहकर उसने फ़ोन रख कर नाजिया को यह खुशखबरी सुनाई। या अल्लाह, तेरा शुक्र है। नाजिया के दोनों हाथ ऊपर उठे। अच्छा, अब जल्दी से चाय बना दो, बॉस ने मुझे जल्दी बुलाया है। नाजिया मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाती चली गई। अहमद जल्दी जल्दी ऑफिस पहुंचा, जहां बास शहरयार साहब बेचैनी से उसके इंतज़ार में टहल रहे थे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अहमद, बैठो, मुझे तुमसे कुछ खास और ज़ाती किस्म की बातें करनी है। जी सर, ज़रूर, वो बोला। अहमद, तुम जानते हो कि सिल्वर स्टार कंपनी का बिज़नेस आजकल खसारे में जा रहा है। महंगाई और खर्च बहुत ज़्यादा है और मुनाफा कम हो रहा है। मैंने पिछले असिस्टेंट को इसीलिए हटा दिया कि वो अच्छी तरह बिज़नेस नहीं चला रहा था।
अब बिजनेस डीलिंग ज़्यादातर तुम्हारे हाथों में होंगी, यानी तुम मैनेजर हो, तुम्हारी तनख्वाह का वो दारोमदार कंपनी को होने वाले मुनाफे पर होगा। अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि मुनाफा ज़्यादा और खर्च कम किस तरह करते हो। ओके, गुड लक। ये कहकर बास ने गर्मजोशी से अहमद से हाथ मिलाया। अब अहमद के दिन रात बदल चुके थे। फौरी तौर पर उसे खर्च कम करने का जो तरीका समझ में आया वो यही था कि सस्ती चीज़ें खरीदी जाएं और माल में मिलावट की जाए और चीज़ों की कीमत बढ़ा दी जाए। सिल्वर स्टार कंपनी का नाम बड़ा था, इसलिए उसकी इस हरकत से उसे कोई दचका नहीं लगा, क्योंकि दूसरी कंपनियां भी इसी किस्म के काम कर रही थीं। माल में मिलावट करके उसने काफ़ी मुनाफा कमा लिया और बास को चिकनी चुपड़ी बातों से बहला लिया। अब उसकी हालत बदलने लगी थी। दिन रात के मामलात करवट ले रहे थे। जब उसे ढेर सारा मुनाफा मिला तो अगले ही दिन वो अपनी बीवी के लिए ढेर सारे कपड़े जेवर बाजार से लेकर आया। उसकी कंपनी की मसनूआत की कीमतें भी अब काफ़ी बढ़ चुकी थीं। नाजिया की खुशी देखने वाली थी। वो बार बार उठकर उसे शाबाशी दे रही थी। उठते बैठते शोहर पर निछावर होती और बार बार कहती थी, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि तुम इतने अच्छे हो जाओगे और मेरा इतना ख्याल रखोगे। चलो, ये तो तुम्हें अंदाज़ा हो गया कि मैं तुम्हारे लिए कितना अच्छा हो गया हूँ। अहमद ने मुस्कुरा कर कहा। नाजिया हंस कर चेंप गई। रात होगी तो उसने नादिया से कहा, अब कारोबारी मसरूफियात बहुत बढ़ गई हैं, कल सुबह मुझे जल्द जगा देना, नींद ज़ोरों की आ रही है। ये कहकर वो अपने कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर चला गया और कमरे में 0 वाट का बल्ब जलाकर लेट गया। जल्द ही नींद की देवी ने उसे अपने गोश में ले लिया तो वो बेखबर सो गया। अगले दिन जब अहमद सुबह की किरणों से बेदाद हुआ और आंखों का पर्दा हटाया तो उसने देखा कि नाजिया उसके सराहने खड़ी थी। अब उठ भी जाओ अहमद, वो उसका शाना पकड़कर हिला रही थी। ओहो, क्या वक्त हुआ है, उसने रोज़ की बात को नए अंदाज से कहा और उसके साथ ही घड़ी की सुइयों ने टिक टिक करके उसे उसके सवाल का जवाब दिया। 7 बजे और उसके साथ ही घड़ी पर एक हाथ मारकर उठा और नाजिया से बोला, नाजिया अब मुझे मामूली कपड़े अच्छे नहीं लगे, ज़रा अलमारी से मेरा नया सूट और टाई ला दो। नाजिया अंदर चलेगी। अहमद ने गुस्ल किया और कपड़े तब्दील किए और शेव बनाने के बाद अपने कमरे में लगे काद आदम आईने में खुद को देखा तो एक दिलसोज चीख उसके मुंह से निकल गई। चीख सुनकर नाजिया दौड़ती हुई आई। अरे क्या हुआ, क्या हुआ, ये कौन है? अहमद की आंखों में सारे जहान की वहशत सिमट आई। नाजिया ने जैसे ही आईने पर नज़र डाली तो वो चीख उठी। आईने में अहमद की जगह एक स्याह रंग की छवि थी। उसका हुलिया अहमद के हुलिये जैसा ही था, मगर दांत ऐसे नुकीले जैसे कोई वहशी दरिंदा, स्याह रंगत की जानवर की तरह बड़े और बिखरे बिखरे बाल और मकरू चेहरा। अहमद ने कई बार आईने की तरफ देखा, फिर खौफजदा होकर पीछे हट गया। ये आईना देखो नाजिया, इससे क्या हुआ है? नाजिया ने अपने खूबसूरत सरापे को आईने के रूबरू किया तो वो दोबारा चीख पड़ी। आईने में वो नहीं थी, बल्कि उसकी जगह कोई और था। चेहरा उसी के जैसा, मगर नहायत मकरू, हैबतनाक आंखें, बड़ी बड़ी होन उगलती आंखें। वो चीख मारकर पीछे हटी। ये क्या है, मैं ऐसे कैसे होगी? वो फौरन पलटी और घर के गुसलखाने में लगे आईने में अपनी सूरत देखी तो वही नॉर्मल शक्ल, खूबसूरत हदोहाल अहमद की शबी भी हुबरू थी। उफ मेरे खुदाया, क्या हमने कोई भयानक ख्वाब तो नहीं देखा? नाजिया बोली। मगर एक ख्वाब हम दोनों एक साथ कैसे देख सकते हैं? अहमद बोला। यह ज़रूर कोई असेबी चक्कर है, नाजिया बोली। ठहरो, ये कहकर अहमद की भरपूर चीख ने दीवारों को लरजा दिया। वो अपना मुंह पकड़कर ज़मीन पर ढेर हो गया। ओ, इस आईने में मौजूद शख्स ने मेरी हड्डी तोड़ दी है, वो बोला। दर्द के सार हल्के फुल्के और गहरे बादलों की तरह उसके चेहरे पर अया थे। नाजिया अपने खौफ पर कुछ काबू पा चुकी थी। उसने एक बड़ी सी छुरी उठाई और आईने पर खींच मारी तो आईने के अंदर मकरू चेहरे की तस्वीर के हाथ में भी छुरी नजर आई और उसके साथ ही तड़ाक की आवाज़ के साथ ही लकीरें आईने पर उभरने लगी, जैसे कि आईना तड़क गया हो। नाजिया ने आईने पर 2-3 वार और कर दिए। आईने की करचियाँ बिखर गईं। नाजिया पीछे हटी और बोली, ख़त्म हो गया आईने का सेब, अब आराम से अपना काम करो। अहमद नाजिया की बात सुनकर दोबारा तैयार होने लगा, मगर जब वापस आया तो उसकी सरासमगी में डूबी हुई आवाज़ ने माहौल को लरजा कर रख दिया। नाजिया देखो आईना, क्योंकि आईना एक बार फिर इसी तरह सही सलामत मौजूद था और इन दोनों मियाँ बीवी की करही शक्लें भी इसी तरह मौजूद थीं। दोनों मियाँ बीवी आपस में लिपट गए। इस मकान से जल्दी से निकलो। नाजिया आईने के सामने से हटकर बोली,
मगर जाएंगे कहाँ? ऐसा करो तुम साथ वाली रोशनी के घर चली जाओ, मैं कुछ करता हूँ। नाजिया रोशनी के घर चली गई। रोशनी ने उसे बिठाकर मामला पूछा तो नाजिया ने डरी डरी आवाज़ में से सारा मामला सुना दिया। अरे ये तुम क्या कर रही हो? मुझे तो साफ साफ किसी बदरू का चक्कर लगता है, ज़रा मुझे भी दिखाओ। नाजिया पहले तो बहुत घबरा रही थी, मगर फिर रोशनी के इसरार पर उसे घर ले आई। रोशनी ने भी आईना देखा और चीख मार कर गिर पड़ी। फिर वो दोनों वापस आ गई तो रोशनी बोली, साफ साफ किसी असेब का साया मालूम होता है तुम्हारे घर में। बहन, हमारे पीर साईं कहते हैं हलाल की रोज़ी खाओ, हराम की वजह से बड़ी नहुस्तें आती हैं। यह सेब वगैरह भी इसीलिए हमला करते हैं। वैसे अब तो तुम्हारे मियाँ की अच्छी खासी तनख्वाह है, मकान बदल लो। रोशनी बोली, हाँ मैंने भी अहमद से यही कहा है, वो अभी गए हैं किसी से बातचीत करने के लिए। नाजिया ने कहा, वैसे तुम्हारे शोहर कारोबार क्या करते हैं? कोई गड़बड़ तो नहीं करते? ये तुम क्यों पूछ रही हो? नाजिया चौंकी। पीर साईं के कहने के मुताबिक पूछ रही हूँ। ख्याल आया कि कहीं कोई सिफली इसरात ना हो। भाई थोड़ा बहुत हेर फेर तो चलता ही रहता है, सिर्फ जायज़ आमदनी में गुजारा कहाँ होता है। हाँ ये बात भी ठीक है, पीर साहब को बुला कर लाऊंगी, जब तक तुम यही रहो। रोशनी ने मोहलसाना मशवरा दिया। अहमद जब वापस आया तो बोला, अभी नए मकान को बंदोबस्त करने में टाइम लगेगा। मेरा एक दोस्त करीमुद्दीन मेरी मदद करेगा, तब तक हमें यही रहना होगा। इधर रोशनी ने अपने पीर साईं से रुजू कर लिया था। जब सब लोग खाने की मेज़ पर जमा थे तो रोशनी बोली, पीर साईं कह रहे हैं हलाल रोज़ी का इंतज़ाम करो। ठीक ही तो कह रहे हैं वो, हम तो ज़कात खैरात भी निकालते रहते हैं, सभी इतराफ़ करते हैं हमारे किरदार और शख्सियत का। हो सकता है तुम लोगों से कोई भूल चूक हो गई हो। करीमुद्दीन ने कहा। सहन के एक तरफ मासी सलीमा झाड़ू लगा रही थी, हर तरफ धूल उड़ रही थी, मगर फिर रोशनी की छवि ख़राब क्यों दिखाई दी? नाजिया ने नुक्ता निकाला। हाँ ये बात भी है, अहमद बोला। भाई आपके घर में सिफली सरात जो हैं, और सिफली सरात हर एक पर असरअंदाज होते हैं। रोशनी बोली। नए मकान का बंदोबस्त कब तक होगा? नाजिया ने अहमद से पूछा। मालिक मकान से बात तो कर ली है, अभी कुछ दिन लगेंगे। वैसे ये भी हो सकता है कि वक्त के साथ साथ असरात खुद बहुत ख़त्म हो रहे। करीमुद्दीन ने सोचते हुए कहा। तो अभी कुछ दिन इंतज़ार कर लेते हैं, रोशनी ने कहा। अब सवाल यह है कि हम अपने मकान का क्या करेंगे? ऐसे मकान को ख़रीदेगा कौन? नाजिया ने तशवीश से कहा। हाँ पहले ये मनहूस असरात ख़त्म होने चाहिए, फिर देखेंगे कि क्या करना है। अहमद बोला। आखिर इसी तरह एक हफ़्ता और गुजर गया। अब हमें देखना तो चाहिए कि मकान का क्या हाल है, करीम बोला। और फिर सब लोग उठकर अहमद के मकान में जमा हुए। उनकी मासी सलीमा भी पीछे पीछे आ गई और शायद उससे भी तजस्सुस हो रहा था। करीम ने अल्लाह का नाम लेकर इसी आईने में अपनी शक्ल देखी, मगर उसकी छवि नहायत करीब शक्ल में मौजूद थी, तो वो भी घबरा कर पीछे हटा। रोशनी ने भी देखा कि उसका भी वही हाल हुआ। समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या सेब है, करीम बोला। आप लोग तो हक हलाल की खाते हैं, फिर आपका ऐसा चेहरा क्यों नज़र आया? नाजिया बोली। क्या आईना तमाम अमीर लोगों की शक्ल ऐसे ही दिखाता है? रोशनी ने किसी ख्याल के तहत कहा। अचानक करीम बोला, सलीमा ज़रा इधर आओ। हाँ ये तो बड़ी मस्कीन और अच्छी लड़की है, रोशनी ने अपनी मासी की तारीफ़ करते हुए कहा। सलीमा अपना दुपट्टा सर पर जमाते हुए हाथ में झाड़ू ली आगे बढ़ी और आकर उसके आईने के सामने खड़ी हो गई। दफातन उसकी भी चीख गूंजी, क्योंकि उसका भी वही हाल हुआ। तो नाजिया ने नतीजा निकाला कि यह मामला इतना सीधा नहीं। रोशनी तुम पीर साईं को यही बुला लो, करीम ने तजवीज़ पेश की। अच्छा ठीक है, रोशनी बोली। पीर साईं एक सादा सूफ़ी सिर्फ इंसान थे। उन्होंने मकान का हर तरफ से जायज़ा लिया और घर के कोने कोने में झांका। फिर इस आईने में खड़े होकर देखा तो थोड़ी देर के लिए उनकी बिगड़ी शक्ल आईने में नमूदार हुई, मगर उनके कुछ पड़ते ही तस्वीर धुंधलाने लगी और फिर आईना मामूल पर आ गया। सब लोग पीर साईं की तरफ देख रहे थे और उनकी आवाज़ सुनने के मुंतज़िर थे। आखिर पीर साईं के लब हिले। ये आईना दरअसल इंसानी नफ्स की अलामत है। इंसान का नफ्स बड़ा मकरूह और हबीस है, जो इंसान में मौजूद होता है। बुराई और हवस को तक़वियत देता है, लेकिन यह मरता कभी नहीं। हम में से हर इंसान में कोई ना कोई बुराई ज़रूर होती है।
اگر ہم اس کا ادراک کریں تو نفس آہستہ آہستہ دبتا چلا جاتا ہے۔ حضرت دادا گنج بخش نے اپنے کتاب کشف النجوم میں لکھا ہے کہ ایک روز میں نے رائے سلوک کے دوران ایک پیلے کتے کو دیکھا تو اس نے کہا کہ میں تمہارا نفس ہوں۔ تب میں نے چاہا کہ اسے جان سے مار دوں، مگر جب میں نے اسے جان سے مارنا چاہا تو اس نے کہا میں خدا کا لشکری ہوں، تم مجھے نہیں مار سکتے، میں مومن کو غرور سے بچاتا ہوں۔ پھر وہ میرے کپڑوں میں گھس کر غائب ہو گیا۔ آپ میں سے جس نے بھی آئینہ دیکھا وہ کسی نہ کسی برائی کا مرتکب ہوا یا پھر اس نے اپنی نیکی پر غرور کیا۔ یہ بات میں اپنے علم کی روشنی میں بتا رہا ہوں۔ مگر ماسی نے کیا کیا تھا؟ روشنی نے پیر سائیں سے سوال کیا۔ یہ تو آپ اسی سے پوچھیں، پیر سائیں بولے، اور پھر سب ماسی سلیمہ کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد وہ بولی، یہ ٹھیک ہے کہ آپ لوگ ہر ماہ میری مدد کرتے رہے ہیں، مگر مجھے لالچ آ گیا تھا، میں آپ سے چھپ کر الماری سے پیسے چراتی رہی ہوں۔ آپ نے دیکھا کہ برائیوں کی ایک زنجیر بن جاتی ہے۔ نفس کی اصلاح ایک ہمیشہ جاری رہنے والا عمل ہے۔ علائشوں سے پاک صرف خدا اور اس کے فرشتے، انبیاء، اولیاء اور دیگر برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، لہٰذا انہی کے نام سے اسے قابو کیا جا سکتا ہے۔ پھر پیر سائیں بولے، آپ سب نیکی کو اختیار کریں اور نیکی پر غرور نہ کریں اور ہمیشہ اپنی اصلاح کرتے رہیں تو یہ آئینہ معمول پر آ جائے گا۔ یہ بس خدا کی نشانی ہے جو اس طرح ظاہر ہوئی ہے۔ یہ کہہ کر پیر سائیں نے آئینے پر کچھ پڑھ کر دم کیا اور آئینے پر دھند سی چھانے لگی۔ پھر دھند ختم ہونے لگی اور آئینہ آہستہ آہستہ شفاف سے شفاف ہوتا چلا جا رہا تھا۔ آئینے کا راز سامنے نظر آ گیا تھا۔